नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन सेंटर। हम एजुकेशन सेंटर पर ग्रुप डी, टेक्नीशियन, रेलवे आदियों के विज्ञान के कुछ क्वेश्चन हल करवा रहे हैं। कुछ पीछे के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हल करवा रहे हैं। उन्हीं में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हमने कल एक प्रैक्टिस सेट लगाया था और एक प्रैक्टिस सेट हम आज देख रहे हैं जो 20 कम से कम 20 क्वेश्चनों का है। तो आज हमारे पास एक नया क्वेश्चन ये भी है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व में से ऐसा कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर होगा कौन सा? ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑक्सीजन। अच्छा, जरा इसमें देखो, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में पहला है हमारे भाई कार्बन। कौन सा है? पहला कार्बन। अच्छा, कार्बन की जो अपरूपकता होती है, कार्बन को हम किससे रिप्रेजेंटेशन देते हैं? सी से। कार्बन को दिखाया जाते हैं मेरे भाई सी से। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 6। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। आवर्त सारणी में देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में कौन से स्थान पर आता मेरे भाई? 14वें स्थान पर आता। ग्रुप डी में ये चीजें बूझी गई हैं आवर्त सारणी से। ठीक। अच्छा, अब कार्बन के जो रूप होते हैं वो कौन कौन से रूप होते हैं? यदि मैं कार्बन के रूप लिखूं तो हम कह सकते हैं कि कार्बन का एक तो हीरा, ग्रेफाइड, क्या? ग्रेफाइड, फ्लोरीन, पेट्रोलियम, कोयला, फ्लोरीन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है मेरे भाई? कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के क्या है मेरे भाई? रूप हैं जिसको हम यूज करते हैं। अच्छा, अब आगे देखो, कार्बन सभी प्राणियों में लगभग सब जगह पाया जाता है। कार्बन पूरी धरती पर लगभग क्या होता है मेरे भाई? सब जगह पाया जाता है। धरती पर कहीं भी चले जाओ, कार्बन सब जगह पाया जाता है। अच्छा, उसी में एक कार्बन प्रकृति में सबसे रूप में, यदि मैं कहता हूँ कि हीरा की हमारे पास, हीरा ध्यान रखना है, प्राकृतिक में हीरा क्या होता है मेरे भाई? सबसे कठोर धातु है। हीरे की यदि तुम प्रॉपर्टी लिखोगे तो सबसे कठोर धातु कौन सी है दुनिया की मेरे भाई? वो कौन सी है? हीरा। सबसे कठोर धातु कौन सी है? हीरा। याद रखना है तुम्हें, सबसे कठोर धातु कौन सी है मेरे भाई? हीरा। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो मैं इसे लिख सकता हूँ, इस सबसे कठोर धातु कौन सी बनेगी मेरे भाई? हीरा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसको, सबसे जो कठोर धातु बनेगी कौन सी? सबसे कठोर धातु कौन सी है मेरे भाई? हीरा। याद रखना, हीरा सबसे कठोर धातु है। ठीक है। ग्रेफाइट एक चमकीला पदार्थ होता है। याद यह रखना, हीरे के जितने भी अपरूप होते हैं वो सारे के सारे विद्युत के कुचालक होते हैं। हीरे के जितने भी तुम्हें कंपोनेंट मिलेंगे वो सारे के सारे कुचालक मिलेंगे। किसके? विद्युत के। लेकिन उसमें ग्रेफाइट ही एक ऐसा वो मिलेगा कंपोनेंट। कौन सा मेरे भाई? ग्रेफाइट। जो हमने यहाँ पर लिखा है ग्रेफाइट, याद रखना है। ग्रेफाइट क्या होता है मेरे भाई? विद्युत का चालक होता है। क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। क्या होता है? विद्युत का चालक होता है ग्रेफाइट। अच्छा, इसी में देखो मैंने फ्लोरीन भी लिखा है। फ्लोरीन भी बहुत सारी अब काम आता है, लेकिन हमें कार्बन के अपरूपों से मतलब है। ईंधन में पेट्रोलियम होता है, बहुत सारी चीजें काम आती हैं। अच्छा, आगे देखो, हम जो कार्बो खाते हैं, जितना भी हम क्या ना वो रोटी वोटी खाते हैं, उन सभी में कार्बन पाया जाता है। कार्बन प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का एक घटक है। याद रखना, कार्बन प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का एक घटक है। ऑक्सीजन एक रासायनिक तत्व है। याद यह रखना, इसी में हमारे पास एक कंपोनेंट भी है जिसमें ऑक्सीजन की भी हम बात करेंगे। ऑक्सीजन हमारे भाई क्या है? एक तत्व है। लेकिन पहले ये याद रखो, कार्बन जो होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख घटक है। लेकिन ऑक्सीजन की यदि हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन को किससे दिखाते हैं मेरे भाई? हम ऑक्सीजन को दिखाते हैं ओ से। शरीर में इसकी परसेंट धरती पर यदि, अच्छा ये भी तुम्हें याद रखनी है कि यह एक गंधहीन और रंगहीन स्वादहीन गैस है। इसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में याद यह रखना है, यह मेरे भाई कैसी है? रंगहीन गैस है और स्वादहीन गैस है। कैसी है? स्वादहीन भी गैस है, ये भी याद रखनी है आपको। स्वादहीन, याद यह है, यही याद रखनी है कि यह एक रंगहीन गैस है, स्वादहीन भी गैस है, यानी, और रंगहीन भी है और गंधहीन भी है। इसमें से ये भी नहीं पता लगती कि गंध आ रही है या नहीं आ रही। और मेरे भाई कैसी गैस है? गंधहीन भी गैस है। ध्यान रखना, इसमें किसी प्रकार की गंदगी भी आपको नहीं पता लगेगी कि गंदगी है। इसका उपयोग बहुत सारी जगह जैसे वेल्डिंग, पेल्डिंग आदि ऐसी बहुत सारी जगह खाया जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि बताइए ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? जोसेफ प्रिस्टले ने, और इसकी खोज करी थी। याद यह रखना है, यदि पूछ ले कि बताइए ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जोसेफ प्रिस्टले और कार्ल विल्हेम के द्वारा करी गई थी। लेकिन मुख्य रूप से जोसेफ प्रिस्टले का ही नाम आता है। किसका नाम आता है? जोसेफ, जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिस्टले के द्वारा क्या करा गया था मेरे भाई? ऑक्सीजन की
खोज करी गई थी। अगला देखो, इसी में कंपोनेंट है जिसका नाम हमारे भाई नाइट्रोजन। अच्छा, यदि मैं कहूँ ऑक्सीजन को, बाकी तो यूज तो तुम जानते हो कहाँ पर कैसे करा जाता है। बहुत सारे ऑक्सीजन ऐसे होते हैं जहाँ वेल्डिंग में, पता नहीं कहाँ, शरीर में, खाने में, पीने में, पेड़ों में, बहुत सारी जगह यूज होता है। अच्छा, हम यदि नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को दिखाते हैं हम किससे मेरे भाई, एन से। नाइट्रोजन को किससे दिखाते हैं, एन से। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 7। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। याद यह रखना, नाइट्रोजन भी एक रंगहीन और गंधहीन, स्वादहीन, तीनों तरीके के कंपोनेंट अपने पास रखती है। कैसा रखती है मेरे भाई, तीनों प्रकार के कंपोनेंट अपने पास रखती है। यदि मैं दिखाऊं तुम्हें इसे अलग उससे, तो याद यह रखना है इसमें भी यही तीनों कंपोनेंट पाए जाते हैं। रंगहीन भी होती है, स्वादहीन भी होती है, और मेरे भाई गंधहीन भी होती है। तीनों प्रकार की वो पाई जाती है इसमें। नाइट्रोजन के बारे में यदि मैं कहूँ तो बताइए, इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो 1772 में एक वैज्ञानिक थे, डेनियल रदरफोर्ड ने इसकी अनुसार खोज करी थी। डेनियल रदरफोर्ड ने, यदि मैं कहूँ 1772 में, कब मेरे भाई, 1772 में। डेनियल रदरफोर्ड का तुमने जरूर नाम सुना होगा मेरे भाई, उन्हीं का नाम आता है डेनियल। किसने मेरे भाई, रदरफोर्ड ने। किसने करी थी मेरे भाई, रदरफोर्ड के द्वारा खोज करी गई थी। किसके द्वारा, रदर फोर्ड के द्वारा क्या करी गई थी, नाइट्रोजन की खोज करी गई थी। अब यदि मैं कहूँगा नाइट्रोजन का बताइए उपयोग कहाँ कहाँ करोगे। रेफ्रिजरेटर में ध्यान रखना, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में, उर्वरक के रूप में, विस्फोटक के रूप में आदियों में करा जाता है। याद रखना, यदि बूझ लगी बताइए, नाइट्रोजन का उपयोग एक तो फ्रीज में करा जाता। कहाँ पर करा जाता, फ्रीज में करा जाता। उर्वरक जो होते हैं, जो खाद्य पदार्थ, जो खाद्य होते हैं ना, उर्वरक, जो उर्वरक होते हैं मेरे भाई, उनमें करा जाता है। किस में करा जाता है, उर्वरकों में करा जाता। याद रखना आपको, कहाँ पर करा जाता है, उर्वरकों में। जो खेत में यूरिया डालते हो ना, उसी में नाइट्रोजन का उपयोग करा जाता है। मैं लिख सकता हूँ इसको, उर्वरक में इसका प्रयोग करा जाता। और कहाँ पर करा जाता है, विस्फोटक आदियों में इसका ही प्रयोग करा जाता। यदि बूझ लगी बताइए, किसका प्रयोग, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उन्हीं में किसका प्रयोग करा जाता, नाइट्रोजन का प्रयोग करा जाता। आगे देखो, इसी में मेरे पास एक और कोड है जिसको हम कह रहे हैं, कौन सी मेरे भाई। अच्छा, ये भी याद रखना, तो मैं इसमें एक छोटी सी चीज बता दूं आपको। एक तुमने कभी सुना होगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है एक, है नी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक भूरी तीखी गंधहीन वाली गैस होती है, जो प्रमुख इसका कारण बनती है, किसका, प्रदूषण का। याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन NO2 जो प्रदूषक होती है, प्रदूषक में एक बहुत बड़ा, जो दिल की बीमारियों को ज्यादा जनरेट करती है, उस कहाँ मिलती है, प्रदूषक में सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती कब है, याद यह रखना, जब कभी बादल तड़तड़ाते हैं, बारिश पड़ती है, तो क्या होता है वहां पर, जो बिजली होती है, बिजली एक साथ इतना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज बनाती है, कि वहां पर जो ऊपर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उनके पार्टिकल को एक साथ जोड़ देती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक तो वहां से अम्ल के रूप में और क्षार के रूप में, ध्यान रखो, जमीन पे भी आती है। और एक हमारे पाई जाती है, जो पेट्रोलियम हम जितने भी चलाते हैं उनमें भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पाई जाती है। लेकिन ध्यान यह रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषक का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एक वो है, कंपोनेंट। ठीक, यदि हम ब्रह्मांड में बात करते हैं तो ब्रह्मांड में कितनी पाई जाती है, 78%। 7 तो हम जानते हैं इसका क्रमांक होता। इस बात को तुम जानते होगे कि पृथ्वी पर वायु में मात्रा में कितनी परसेंटेज पाई जाती है, ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, 21%, और नाइट्रोजन की कितनी परसेंट है, 78% है। अब बात करते हैं हमारे भाई, लास्ट कंपोनेंट इसमें बचा है हाइड्रोजन। कौन सा बचा है, हाइड्रोजन। अच्छा, अब यह है आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। तुम इस बात को जानते होगे, ये आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। हम दिखाते हैं इसको किसने, एक से। इसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जाता है। क्या आप इस बात को जानते हैं, क्या इसमें न्यूट्रॉन पाया जाता है, नहीं पाया जाता, याद ध्यान करके बताना। अच्छा, अब आगे देखो, हाइड्रोजन को इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ज्यादा याद नहीं रखना। अब ये मैं इस बात को कह सकता हूँ, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बम भी बनाया जाता है, जिसको ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम आदि भी बोला जाता है, जिसको हम लिखते हैं 1H1 और 1H2, और क्या होते हैं 1H3। ये क्या होते हैं मेरे भाई, समस्थानिक होते हैं, किसके, हाइड्रोजन के, जिनका प्रयोग करा जाता है हाइड्रोजन बम बनाने में। हाइड्रोजन बम बनाने में किस में करा जाता है, हाइड्रोजन बम बनाने में, हाइड्रोजन बम बनाने में मेरे भाई क्या करा जाता है, इसका उपयोग करा जाता है। अगला देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन इसी में। देखो अगला क्वेश्चन ये होगा, निम्नलिखित में है तत्व कौन सा है। ये हो गया मेरे भाई। आगे देखो, देख रहा, चुंबक बनाने के लिए हम किस धातु का प्रयोग करते हैं, चुंबक बनाने के लिए हम एल्निको का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई,
एल निको का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एल निको का। याद रहे रखना है, एल निको का प्रयोग करते हैं। चुंबक बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? एल निको का प्रयोग करते हैं। इसमें एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। कौन कौन सी होती है मेरे भाई? एक तो होती है एल्यूमिनियम, एक होता है निकिल और प्लस एक होता है कोबाल्ट। इन तीनों के मिक्सर से हम क्या बनाते हैं? एल निको पदार्थ बनाते हैं। और एल निको पदार्थ क्या करता है? चुंबक बनाने में बहुत ही सहायक पदार्थ होता है। इसलिए हम ज्यादातर चुंबक किसकी बनाते हैं? एल निको की बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है मेरे भाई, ये कह रहा है कि आयोडीन नामक शरीर में निम्नलिखित में से आयोडीन नमक मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? ध्यान यह रखना है, शरीर में जरण प्रक्रिया आदि को मंद करता है, यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, यह अवटु ग्रंथियों को कार्य करने का नियंत्रण करता है, यह विषाणु वायरल रोगों को शरीर से रक्षा प्रदान करता है। बताओ जरा मेरे भाई कौन सा काम करता है? आयोडीन नमक जो होता है, आयोडीन जो नमक होता है वह शरीर में किस प्रकार काम करता है? आयोडीन नमक मानव शरीर में थायराइड जो हार्मोन बन होते हैं उन्हें बनाने में क्या काम करता है मेरे भाई? मदद करता है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, यह अवटु थायराइड ग्रंथियों कार्य को नियंत्रित करता है, यह विषाणु वायरस उसमें नियंत्रित करता है। बताओ इसका उत्तर कौन सा सही होगा? बताओ जल्दी। बताओ बताओ। बताओ जल्दी दो। इसका सही उत्तर होगा यह अवटु थायराइड ग्रंथियों को नियंत्रित करने का क्या काम करता है मेरे भाई? कार्य करता है। जो हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि होती है, एक थायराइड, देखो सब गले के नीचे थायराइड ग्रंथि होती है और गले के इसी थायराइड ग्रंथि के पीछे एक और ग्रंथि होती है जिसको पैराथायराइड ग्रंथि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको पैराथायराइड ग्रंथि भी बोला जाता है। जो आयोडीन नमक होता है मानव शरीर में थायराइड थायराइड हार्मोन बनाने में मदद करता है। जो हमारे पास आयोडीन होता है यह शरीर में कौन सा हार्मोन बताया मैंने अभी? थायराइड हार्मोन बनाने में मदद करता है। क्या करता है मेरे भाई? थायराइड हार्मोन बनाने में मदद करता है। किसे मेरे भाई? हार्मोन बनाने में मदद करता है। किसे? थायराइड हार्मोन बनाने में मदद करता, बनाने में मदद करता। बस इतना याद रखो कि बनाने में क्या करता मेरे भाई? मदद करता। थायराइड हार्मोन बनाता। क्या बनाता मेरे भाई? हार्मोन। क्या बनाता मेरे भाई? हार्मोन बनाता। और देखो आयोडीन थायराइड ग्रंथि जो होती है उसमें थायराइड आयोडीन नामक बनाने के लिए भी आवश्यकता होती है। थायराइड हार्मोन एक चिपचिपा होता है शरीर में। अच्छा जरा देखो, यह विषाणु वायरस आदियों का भी काम करता नहीं भाई थायराइड के। और देखो थायराइड की कमी कौन कौन सी हो सकती है? यदि मैं कहूँ कि थायराइड जो होता है वृद्धि और विकास में भी भूमिका निभाता है शरीर में। थायराइड हार्मोन मस्तिष्क, नसों और हड्डियों के विकास में बहुत ही ज्यादा सहायक होता। किस किस में? हड्डियों के विकास में, नसों के में और दिमाग के में। हड्डियों के विकास और नमक किस किस में मेरे भाई? एक तो हड्डी बोन, एक तो बोन जो होती है मेरे भाई, बोन के हड्डियों के निर्माण में बहुत ज्यादा सहायक होता। और किसमें? नसों में बहुत ज्यादा हार्मोन होता। और जो दिमागी उनमें होते हैं, जो हमारे पास नर्व होती है मेरे भाई, क्या नर्व बनाने में भी बहुत ज्यादा सहायक होता। अच्छा यदि मैं कहूँ कि आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? आयोडीन की कमी से, आयोडीन जो होता है आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में जो कार्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और उस समस्याओं से बताइए हमारे शरीर में कौन कौन सा रोग हो सकता है? एक रोग होता है जिसको बोलते हैं घेंगा, जिसको क्या बोलते हैं हम? घेंगा, जिसको क्या बोलते हैं हम? घेंगा। और एक हमारे पास रोग होता है जिसमें मस्तिष्क की वो हो जाती है, जिसमें मस्तिष्क से गायरस कम बनता। आयरन इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एक तो घूंगा हो सकता। और एक मेरे भाई एक शरीर दिमाग में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम गायरस, जिसको बोलते हैं हम गायरस। और गायरस की कमी हो जाती है तो आदमी कैसा होता? मंद बुद्धि होता। वह किसी कमी के कारण होता मेरे भाई? आयोडीन की कमी के कारण होता। किसी कमी के कारण होता? आयोडीन की कमी के कारण होता। आगे देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है इसी में। अभी निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति तेल के लिए आवश्यक अम्ल नहीं है? कौन सा तेल नहीं है? बस इतना याद रखना, नारियल का तेल इसके लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन सीधा सीधा है, नारियल का तेल, क्योंकि सूरजमुखी और ये सारे के सारे वैसे पाए जाते हैं, नारियल का तेल अलग पाया जाता। ठीक, क्योंकि सूरजमुखी का, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, कभी इन तीनों जिन चीज़ों को देखना इनमें ज़्यादा फैट पाया जाता। और जबकि नारियल के तेल में फैट नहीं पाया जाता, अम्ल नहीं होते हैं, वह एक प्योर पानी और कोलेस्ट्रॉल उसका मिक्सर होता।
ठीक, आगे देखो अगला इसी में क्वेश्चन है मेरे भाई। ये कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना, तो बताइए किसने किसका आविष्कार करा था? मैडम क्यूरी का। आप जानते हो किसने आविष्कार करा था? मैडम क्यूरी का, रेडियम ने। चार्ल्स डार्विन ने किसका करा था? विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी। अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज करी थी? डायनामाइट की। किसकी खोज करी थी? डायनामाइट की। यदि मैं इसमें कुछ चीजें और लिखूं जो आपको याद रखनी है, एक हमारे पास वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। आप जानते हो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसकी खोज करी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोज करी थी सापेक्षता के सिद्धांत की। किसकी मेरे भाई खोज करी थी? सापेक्षता का एक सिद्धांत आया था। सापेक्षता का एक सिद्धांत आया था, उसकी खोज किसने करी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने करी थी। एक हमारे पास न्यूटन थे, तुम जानते हो न्यूटन ने किसकी खोज करी थी? गुरुत्वाकर्षण की। मेरे भाई यदि मैं कहूँ कि न्यूटन ने किसकी खोज करी थी, उसने करी थी, एक तो गति के नियम दिए थे। किसके? गति के, हाँ, नियम दिए थे। और उसने गुरुत्वाकर्षण की भी खोज करी थी, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल। गुरुत्वाकर्षण की भी खोज किसने करी थी मेरे भाई? न्यूटन ने। और हमारे पास एक वैज्ञानिक थे गैलीलियो, जिनको आप जानते हो गैलीलियो। गैलीलियो ने किसकी खोज करी थी? दूरबीन की और ग्रहों की जो सापेक्ष गति है उसकी खोज किसने करी थी? गैलीलियो के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? गैलीलियो के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा करी गई थी। एक तो ग्रहों की सापेक्ष गति की करी गई थी, और एक करी गई थी मेरे भाई किसकी? दूरबीन की खोज। किसकी खोज करी गई थी? दूरबीन की। यदि हमारे पास और भी एक वैज्ञानिक थे, एडिसन, तुम जानते हो प्रकाश के बल की और फ्रोनोग्राफ की। लुई पास्चर ने किसकी खोज करी थी? पास्चुराइजेशन की खोज किसने करी थी? लुई पास्चर ने। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज करी थी और रेडियो धर्मी पर काम करा था। याद यह रखना है, यही मैडम क्यूरी जो यहाँ पर लिखी हुई है, इन्होंने ही एक तो रेडियम की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी मेरे भाई? एक तो रेडियम और पोलोनियम दोनों की खोज करी थी। किसकी? एक तो रेडियम की खोज करी थी इन्होंने, और एक खोज करी थी पोलिनियम की। और एक खोज करी थी मेरे भाई किसकी? पोलिनियम की। आगे देखो इसी में बहुत सारे हमारे पास स्टीफन हॉकिंग है, बिग बैंग थ्योरी दी थी। सी बी रमन है, रमन प्रभाव दिया था। चंद्रशेखर बोस है, इन्होंने कॉस्मोग्राफ और पौधे के जीवन का प्रमाण दिया था। हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिक कोड की व्याख्या करी थी। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक है जो आपको पढ़ने हैं। बीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना था, जिन्हें तुम जानते हो। श्रीनिवास रामानुजन जो बहुत बड़े भारत के गणितज्ञ हुए हैं, वो भी एक इनमें से ही है। अच्छा आगे देखो हमारे पास आगे अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि परमाणु अगर प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अवशिष्ट की नदियों का विसर्जन करने से हम कम कर सकते हैं? देखो हम कम कैसे कर सकते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा हमारे पास वो है जिसमें सल्फर का उत्पादन कम कर दें? अगर परमाणु नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अवशिष्ट को नदियों के विसर्जन में कम करने से हो सकता? बताओ जरा, कार्बन केस है, ऑक्सीजन केस है, और या सल्फर केस है? तो उत्तर होगा मेरे भाई इसका कौन सा? ऑक्सीजन वाला। कौन सा? ऑक्सीजन वाला। याद रखना आपको कौन सा होगा मेरे भाई? ऑक्सीजन वाला। कौन सा? यदि तुम ऑक्सीजन का रेशो कम करोगे तो मेरे भाई क्या होगा? प्रदूषण कम हो जाएगा। कार्बन के उत्पादन से नहीं हो सकता, क्योंकि हम कार्बन का रिफिल्टराइजेशन भी करा जा सकता है। कि क्या करा जा सकता है? कार्बन का रिफिल्टराइजेशन भी करा जा सकता है। लेकिन यदि याद रखना ऑक्सीजन का ह्रास कम करोगे तो उसमें हमारे पास नुकसान कम होएगा। बाकी ये भी नहीं हो सकता ऑक्सीजन का भी। अच्छा ये दोनों हो गए, ऑक्सीजन का उत्पादक करोगे लेकिन ह्रास नहीं करना, नुकसान नहीं करना। वो करा जैसे हाइड्रोजन या परमाणु बम में यदि इनका यूज करें या और भी चीज़ों का यूज करें तो हमारे पास प्रदूषण ज़्यादा बनेगा, लेकिन इनमें से नहीं बनेगा। ये हम कर सकते हैं क्योंकि इनका हम उपयोग भी कर सकते हैं। आगे देखो, आगे कह रहा है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? किसके माध्यम से होता? तो पौधे में जो वो होता है वह किसके द्वारा होता है मेरे भाई? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ये आपको बात पता होनी चाहिए कि किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। यदि वो कहे कि पानी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है पौधे में किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है? खाने का। और खाद्य पदार्थों का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है, पानी का जाइलम के द्वारा होता है। एपिडर्मिस क्या होती है? किसी भी उसकी पेड़ पौधे की, आदमी की जो सबसे बाहरी त्वचा जो होती है उसको बोला जाता है एपिडर्मिस। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एपिडर्मिनल है। एपिडर्मिस वाली ये वाली त्वचा कौन सी है? एपिडर्मिस। ये बाहर वाली, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। ये भी देखो बाहर वाली, सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? एपिडर्मिस बोला जाता है। देखो त्वचा के मेरे पास कुछ भाग दिए हुए हैं, तुम पढ़ सकते हो इनको। हमारे पास पहला सबसे त्वचा का सबसे ऊपर वाला भाग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। अंदर वाले उससे नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? कोलेनकाइमा। उससे नीचे वाले भाग को बोलते हैं पेरेनकाइमा। एंडोडर्मिस होता है इसके नीचे वाले भाग को।
पेरिसाइकिल होता है, वे फिलोएम होता है बीच में, कैम्बियम होता है उससे भी नीचे, मेटाऑक्सीजम होता है उससे नीचे, प्रोटोऑक्सीजम होता है उससे नीचे, सबसे नीचे होता है पिच, जिसको पिथ भी बोलते हैं। तो तुम्हें याद कौन कौन से रखते हैं, एक तो का नाम एपिडर्मिस याद रखना है, कोलेनकाइमा, एक पेरेनकाइमा, एक एंडोडर्मिस, और ये फ्लोएम याद रखना और कैम्बियम याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में मेरे भाई बूझे भी बात जाते हैं। कौन कौन से हैं, एपिडर्मिस है, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, एंडोडर्मिस है, फ्लोएम है। कौन कौन से पेरे का नाम है, एपिडर्मिस है, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, एंडोडर्मिस और फ्लोएम। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई इसी में, ये कहा निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की खोज करी थी। कौन थे मेरे भाई, विलियम हार्वे थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, एंटोनी ल्यूमेनहॉक थे, रोनाल्ड रॉस थे। कौन थे, रोनाल्ड रॉस थे, बताओ जरा। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन, विलियम हार्वे। कौन, विलियम हार्वे। कौन थे मेरे भाई, विलियम हार्वे, जिन्होंने क्या काम करा था, सबसे पहले रुधिर संचरण की खोज करी थी 1878 से। एक अंग्रेजी वैज्ञानिक हुए थे, कौन थे, हुए थे अंग्रेजी वैज्ञानिक, जिन्होंने रुधिर में हृदय का पता लगाया था कि हमारा ब्लड कैसे कैसे चलता है और कैसे कैसे काम करता है। ठीक, अब इसी में हमारे पास बहुत सारे ग्रोगर जैन मेंडल हैं, जिन्होंने, इसका नाम है अनुवांशिकी सिद्धांत का जनक भी माना जाता है, और जो इन्होंने अनुवांशिकता के बहुत सारे नियम दिए थे कि कौन सा वैज्ञानिक क्या काम करता। आगे देखो, मेंडल ने मटर के पौधे पर, आप जानते होगे कि मेंडल ने किस पर प्रयोग करा था, मटर के पौधे पर प्रयोग करा था। आगे देखो जरा इसी में, अगला क्वेश्चन हम भाई इसमें पढ़ेंगे। आगे देखो, इनका डी ब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, डी ब्रीज ने किस का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही उत्तर होएगा मेरे पास उत्परिवर्तन। आपको बस ऐसे ही याद रखना कि डी ब्रीज ने किसका सिद्धांत दिया था मेरे भाई, उत्परिवर्तन का। किसका दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। कौन सा उत्तर सही होएगा मेरे भाई इसका, उत्परिवर्तन का। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई इसी में, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर के ताप स्थायी, जो शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करके रखती है। बताइए वह शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो शरीर के ताप को कंट्रोल करके रखती है, बताओ जरा मेरे भाई। बताओ इसमें कौन सी, सो मेरे भाई इसका उत्तर कौन सा सही होगा। हमारे पास इनमें चार ग्रंथि दी हुई है, कौन सी होती है वो, पिनीनियल ग्रंथि। कौन सी होती है, पिनीनियल ग्रंथि। कौन सी होती है मेरे भाई, पिनीनियल ग्रंथि। हाँ, यहाँ पर एक जो दिया हुआ है पिनीनियल ग्रंथि, आप देख सकते हो ये पिनीनियल ग्रंथि के भाग हैं। पिनीनियल ग्रंथि के मेरे भाई भाग हैं। देखो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि दी हुई है, पीयूष ग्रंथि दिमाग के बिल्कुल ऐसे यहाँ पर होती है, याद रखना। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं, पीयूष ग्रंथि के बिल्कुल से पीयूष ग्रंथि में होते हैं। देखो यार, ऊपर होती है हाइपोथैलेमस, इसके ऊपर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये होती है यहाँ पर, ये देखो है फ्यूज ग्रंथि, ये यहाँ पर होती है। ठीक, आगे देखो थायराइड, ये गले के है, पैराथायराइड इसके पीछे है, ग्लोटिस के पीछे है। ठीक, आगे इसमें देख सकते हो पिनीनियल ग्लैंड भी दे रखी है यहाँ पर, पीयूष ग्रंथि ये रही मेरे भाई, पीयूष ग्रंथि सामने वाले एक छोटे से पार्ट में आपको दिखाई दी जाएगी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, पिनीनियल ग्रंथि, जो क्या काम करती है, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल या बराबर एक समान बनाए रखती है। आगे देखो इन्होंने किसकी उपस्थिति के कारण कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। किसके कारण पाया जाता, नाभिक भी उसी में होता, कोशिका कला भी होती है, इनमें से कोई नहीं क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि मानव की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि मानव क्या काम करता, अपना अपना भोजन नहीं बनाया जा सकता। तो क्लोरोप्लास्ट का अंतर पाया जाता है किसमें, मानव शरीर में और मेरे भाई किसमें, मानव शरीर में और जंतु उसमें। इसका उत्तर सही कौन सा होगा मेरे भाई, क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कौन सी बनी हुई थी। तो पहली जो हमारे पास एंटीबायोटिक एडवर्ड जेनर के द्वारा कौन सी बनाई गई थी, पेनिसिलिन बनाई गई थी। कौन सी बनाई गई थी, पेनिसिलिन बनाई गई थी। परागज ज्वर निम्नलिखित में से किसका एक लक्षण है, बताओ कार्य ये, बताओ किसका एक लक्षण है मेरे भाई। ये कह रहा है परागगज ज्वर निम्नलिखित में से किसका एक लक्षण है, परागजन ज्वर बताइए निम्न में से किसका एक लक्षण है, किसका एक लक्षण है। कुपोषण का हो सकता है, मृग का हो सकता है, एलर्जी का हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक, बताओ जरा आप किसका हो सकता है मेरे भाई, किसका हो सकता है, ये एक एलर्जी का लक्षण है। किसका लक्षण है, एक एलर्जी का लक्षण है। आगे देखो, अगला ही क्वेश्चन है इसमें,
जिन्होंने कहा चाय की पत्तियों में संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। शुष्कलन है, बेलन है, किडवन है, गलानन है। ध्यान रखना किडवन का इसमें कोई प्रयोग नहीं है, हम उसको सुखा भी सकते हैं, रोल भी कर सकते हैं और उसको गलाया भी जा सकता है, लेकिन किडवन का उपयोग नहीं करा जा सकता। किसमें मेरे भाई, इसमें चाय की पत्तियों में। चाय की पत्तियों से चाय निकालने के लिए इसका क्या उपयोग, किडवन का। शुष्कन भी हो सकता है, सुखाया जा सकता है, रोलिंग भी करा जा सकता, कूट कर तब निकाला जा सकता, गलाया भी जा सकता, पानी में गिर के या सूखे में रख के, कैसे भी। आगे देखो ये कह रहा है केकड़े की कितनी टांगे होती हैं, ये आपको एक छोटा सा वैसी है, छोटा सा क्वेश्चन है, याद रखना आपको। कितनी क्या टांगे होती है, 6 टांगे होती है। कौन सी नहीं होती है मेरे भाई, 6 टांगे होती हैं, किसका, केकड़े का। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे आश्रय स्वास्थ्य के प्रजनन से संबंधित होती है। डेयरी विज्ञान, पशु चारसत्ता विज्ञान, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। तो मेरे भाई इसका क्वेश्चन उत्तर कौन सा सही बनेगा। निम्नलिखित में कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे आश्रय स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधी होती है। तो उसको बोलते हैं मेरे भाई चिकित्सा विज्ञान। उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, चिकित्सा विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखो इसमें, हशीश क्या होता है मेरे पास, पौधे में प्राप्त की जाती है। तो बताइए किस पौधे से प्राप्त करी जाती है। तने से, पत्तियों के मादा पुष्प के तने से पाई जाती है, पत्तियों से पाई जाती है, तने तथा नर पुष्प आदियों से पाई जाती है। बताओ मेरे भाई। ठीक, तो इसका मेरे भाई सही उत्तर कौन सा बनेगा, डी वाला। कौन सा बनेगा मेरे भाई, डी। याद रखना है पत्तियों से और मादा के पुष्पन भाग से पाई जाती है। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किसके द्वारा, क्योंकि ध्यान रखना एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस एक बीमारी से जुड़े हैं। बताओ जरा, लकवा से, अन्य ज्वर से, विषम से, चेचक से। एडवर्ड जेनर ने किसके टीके की खोज करी थी। बताओ जरा मेरे भाई, एडवर्ड जेनर ने किसके चेचक के टीके की खोज करी हो। शायद आपको मालूम हो कि एडवर्ड जेनर के द्वारा किसके टीके की खोज करी गई थी, चेचक के टीके की खोज करी गई थी। अगला देखो मेरे भाई, इसी में अदरक जड़ नहीं है, तना है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। वह खाद्य सामग्री को भंडारित करता है, यह मृदा में क्षैतिज दिशा में बढ़ता है, इसमें गांठें और पोरियां होती हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, यह खाद्य सामग्री को भंडारित करता है। तो मेरे भाई इसका उत्तर क्या बनेगा, खाद्य सामग्री को क्या करता है वो मेरे भाई, भंडारित करता है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, इसमें लोहा पाया जाता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो मेरे भाई इसके तीनों ही उत्तर सही होंगे। तीनों ही उत्तर मेरे भाई क्या होंगे, इसके सही बनेंगे। इसके तीनों ही उत्तर क्या होंगे मेरे भाई, सही बनेंगे। क्योंकि आरबीसी जो होती है, ये कह रहा है कि रुधिर वर्णिकाएं जो कार्ब ब्लड सेल होती हैं, और हमारे पास डब्ल्यू ब्लड सेल 2 प्रकार की होती है। एक तो मेरे भाई होती है आरबीसी और एक हमारे पास होती है डब्ल्यूबीसी। तो याद यह रखना है, आरबीसी ने कहा है कि यह रक्त कणिकों में ऑक्सीजन का प्रदान करती है, सही। इसमें लोहा पाया जाता है, ये भी सही है। और यह लाल शरीकों में खून को लाल रंग प्रदान करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे देखो अगला क्वेश्चन इसी में, ये कह रहा है निम्नलिखित में से हमें चुनाव करना है कि बताइए कौन सा कहाँ पर किसको वो करेगा। कौन सी बीमारी किस चीज को इफेक्ट करेगी। हैजा क्या काम करता है, कभी आपने देखा, कभी हैजा आता है तो हैजा पब्लिक में क्या होता है, दस्त लग जाते हैं। दस्त लगने का मतलब है कि पाचन क्रिया खराब होगी। दस्त लगने का मतलब है कि पाचन क्रिया मेरे भाई खराब होगी आदमी की। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि हैजा क्या काम करता है, पाचन क्रिया को काम करता है। टीबी क्या काम करती है, गले को या फेफड़े को। टीबी क्या काम करती है, फेफड़े को खराब कर देती है। मियादी जो बुखार होता है वो क्या काम करता है, तंत्रिका तंत्र को। टिटनेस क्या काम करता है, टिटनेस। अच्छा तुमने कभी टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया, क्या तुम जानते हो कि टिटनेस, टिटनेस वाला क्या होता, टिटनेस वाला मियादी बुखार किधर गया। मियादी बुखार यदि मैं कहूँ तो मियादी बुखार में मेरे भाई तंत्रिका तंत्र को, टिटनेस क्या काम करता है, गले को खराब कर देता। ये आपको याद रखना मेरे भाई। इसी में अगला क्वेश्चन देखो, इसी में ये लिखा है सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें कहाँ लिखा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोग्रामिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, सीपीयू बोलते हैं। जो कंप्यूटर का एक पार्ट होता है जिसको क्या बोला जाता है, सीपीयू। अगला क्वेश्चन देखो, ये निम्नलिखित में कि कंप्यूटर का मुख्य स्मृति कहाँ पर मुख्य स्मृति कहा जाता है, रोम, रैम, ईपी रोम या रोम या रैम। देखो रोम मुख्य स्मृति कहा जाता है, रोम और रोम ये दोनों ही इसी के पार्ट है। किसके पार्ट है, कंप्यूटर के पार्ट है, दोनों के दोनों ही। देखो दोनों के दोनों ही हमारे पास कंप्यूटर के पार्ट हैं। एक हमारे पास रोम है, एक हमारे पास रैम है। रैम होती है जैसे 4 GB की, 6 GB की। तुमने सुना होगा कि कितनी रैम का है, ये टेम्परेरी मेमोरी को स्टोर करने के काम आती है। किसको, टेम्परेरी को।
और रोम क्या होती है, ये परमानेंट मेमोरी को स्टोर करने के काम आती है। किसको मेरे भाई, परमानेंट मेमोरी को स्टोर करने के काम आती है। कौन सी, रोम। ये कह रहा है कि कंप्यूटर की मुख्य स्मृति क्या होगी मेरे भाई, रोम होगी। किसमें, क्योंकि वो क्या काम करती है, सारे डाटा को आपको स्टोर करके रखती है। आगे देखो मेरे भाई, ये कह रहा निम्नलिखित में से उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों को ऐसे अंकित बनाता है जैसे बदल देता है जिसे कंप्यूटर में जमा किया जाता है। माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर है। निम्नलिखित में से उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों को ऐसे ही अंकीय आंकड़े डाटा में बदल देता है जिसे कंप्यूटर में जमा करा जाता है। जो कंप्यूटर में है उसी को तुम्हारे कागज पर उतारने का काम कौन करता है, जरा बताना। प्रिंटर करता है, माउस करता है, कीबोर्ड करता है, स्कैनर करता है। तो कौन करता है मेरे भाई, प्रिंटर करता है। प्रिंटर क्या काम करता है, जैसे ही तुम इनपुट दोगे वैसे ही आउटपुट तुम्हें दे देगा। ठीक, आगे देखो, यूँ कहा है नासा द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो नासा के द्वारा कोलंबिया, परम, ये ब्लू है, कल्पना है। जो हमें याद रखना है कौन सा है मेरे भाई, कोलंबिया। कौन सा कंप्यूटर है, कोलंबिया, क्योंकि कोलंबिया वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, उसी के नाम पर उन्होंने एक अपना इसके कंप्यूटर का नाम रखा हुआ है। आगे देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, तो ये मेरे भाई हमारे क्वेश्चन अब खत्म होते हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे भी करवाएंगे अपने इसी चैनल पर। तो आगे क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाकी मुलाकात होगी आपसे कल।